हेलो बच्चों, जैसे मैंने कल आपको इन्फॉर्म किया था कि उत्तराखंड का डिटेल यानी जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग है, जिसे हम पहले मॉपअप भी कहते थे, उस काउंसलिंग की डिटेल आ गई है और प्रोसेस शुरू होने वाला है। अब इस प्रोसेस में थोड़ा प्लीजेंट सरप्राइज है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो जो दुखी हुए थे बच्चे सेकेंड राउंड में, उनको एक बार फिर से खुश होने का रीजन मिल गया है। काफ़ी सारी सीट्स खाली हैं। रूल्स भी काफ़ी रिलैक्स लग रहे हैं क्योंकि रूल्स बहुत बड़ा एक पूरा 2-3 पेज का आया है। उसको मैं आज पूरा एक एक रूल को, एक एक रेगुलेशंस को डिकोड करने की कोशिश करूंगा। एक और पंगा है कि ऑल इंडिया में जो थर्ड राउंड की ज्वाइनिंग है वो 18 तारीख को लास्ट डेट है, 18th ऑफ सितंबर। और इनका जो स्टेट में 18th को रिजल्ट आएगा। तो कुछ बच्चों को दिक्कत है कि अगर वहां एडमिशन ले लें ऑल इंडिया में तो स्टेट में वो नहीं ले सकते, क्योंकि फिर आपका डॉक्यूमेंट वहां जमा हो जाएगा और वो डेटा शेयरिंग हो जाएगी। वो बच्चे कहीं और एडमिशन लेने के लिए नहीं एलिजिबल होंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये बड़ा इशू है। इसको आप लोग मेल करना, जितने भी ये लोग ऐसे लोग हैं वो यहाँ पे एसोसिएशन को मेल करें, सो दैट एसोसिएशन 18 से पहले ही रिजल्ट निकाल दे। इनका रिजल्ट 18 को आना, 17-16 को निकाल दें तो बड़ा मजा आ जाए, तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो। सीट्स बहुत बढ़ गई हैं। ये कहाँ से बढ़ी, सेकंड में कहाँ चली गई थी, वो एक मिस्ट्री अभी भी बनी हुई है कि सेकंड राउंड में वो सीटें कहाँ चली गई थी। दूसरी बात, 2-3 सीटें और हैं जो चार्ट से अतिरिक्त हैं सेंट्रल पूल कोटा की, वो भी कन्वर्ट हो जाती हैं अगर कैंडिडेट नहीं मिलता है, स्टेट कन्वर्ट कर लेता है। कुछ सीटें हैं जो फिजिकली हैंडीकैप्ड, पीडब्ल्यूडी, फ्रीडम फाइटर, वो सब उसी कैटेगरी में कन्वर्ट कर दी जाती हैं अगर सीट्स कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है तो। इसी कैटेगरी थर्ड राउंड में ही, मान लो थर्ड राउंड में किसी कॉलेज में 4 सीट अनरिजर्व की खाली है, उसमें एक सीट है पीडब्ल्यूडी की, और पीडब्ल्यूडी थर्ड राउंड में कोई है ही नहीं, तो वो जनरल को थर्ड राउंड में ही अलॉट कर दिया जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इस वीडियो में काफी डिटेल बताने वाला हूं। जितने भी स्टूडेंट हैं ध्यान से सुनेंगे पेरेंट्स। पहले तो सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं जो बड़ा अच्छा है। 18 सीटें अनरिजर्व में है ओवरऑल। एससी में कुल मिला के 10 सीटें हैं, ओबीसी में 7 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है। एसटी में भी 1 सीट है। तो ये मैं लिख देता हूं, शायद मैंने एसटी का नहीं लिखा। एसटी में भी 1 सीट है। तो एसटी और ईडब्ल्यूएस बहुत मारामारी है, लेकिन अनरिजर्व में 18 सीटें हैं। जीएमसी हल्द्वानी में 4 सीटें हैं, एससी कैटेगरी में 3 है जीएमसी हल्द्वानी में, ओबीसी में 2 हैं, एसटी में 0 और ईडब्ल्यूएस में 0। वीसीएसजी में यानी श्रीनगर में 4 सीटें अनरिजर्व की, एससी में 2, ओबीसी में 2, एसटी में 1। जीडीएमसी देहरादून में 5 सीटें अनरिजर्व में है, 4 एससी में है, 1 ओबीसी में है, बाकी एसटी और ईडब्ल्यूएस में कोई सीट नहीं है। शोभन सिंह जीना मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में अनरिजर्व में 5, एससी में 1, ओबीसी में 2, एसटी और में कोई नहीं, ईडब्ल्यूएस में 1। तो कुल मिला के अनरिजर्व में 18 सीटें, एससी कैटेगरी में 10 सीटें, ओबीसी में 7 सीटें और एसटी में 1 सीट और ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है। मैं जरा एक, तो ये तो रहा गवर्नमेंट एमबीबीएस का। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में है। सब कैटेगरी में पीडब्ल्यूडी, वुमेन और ऑर्फन, ये सब कन्वर्ट होगा ज़्यादातर। और श्रीनगर में 1 सीट सेंट्रल रिजर्व पूल कोटा चिल्ड्रन फॉर टेररिस्ट विक्टिम, और जीडीएमसी में 1 है और 1 है अल्मोड़ा में, हल्द्वानी में नहीं है। आ जाते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज स्टेट कैटेगरी से, उसमें कितनी सीट्स खाली हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज स्टेट कैटेगरी में सीट खाली है। हिमालयन में एसजीआरआर में 1 अनरिजर्व, 11 अनरिजर्व 11, 10 एससी, ओबीसी में 3, एसटी में 1। एचआईएमएस जॉलीग्रांट में 7 सीटें खाली हैं, अनरिजर्व की 2 एससी, 2 ओबीसी और किसी में नहीं है। जीडीएमसी में गौतम बुद्धा चिकित्सा महाविद्यालय में 11 सीटें खाली हैं अनरिजर्व में, 14 एससी, ओबीसी में 2 और ईडब्ल्यूएस में 3। कुल मिला के 29 सीट्स खाली हैं। ईडब्ल्यूएस नहीं होता है यहाँ पे, एसटी है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैसे प्राइवेट कॉलेज ले सकता है। तो ओवरऑल प्राइवेट एमबीबीएस में कुल मिला के 29 अनरिजर्व सीट्स खाली हैं उत्तराखंड स्टेट से, जो स्टेट कोटा होता है डोमिसाइल का, जो जिसकी फीस कम होती है। 26 सीट्स हैं एससी के लिए, 7 सीट्स हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 4 सीटें हैं। सीमा डेंटल कॉलेज में अनरिजर्व की 15, एससी की 5, ओबीसी की 2 और एसटी की 2। उत्तरांचल डेंटल कॉलेज में 16 सीटें हैं अनरिजर्व, 6 हैं एससी, 3 है ओबीसी, 2 हैं
ST। कुल मिला के 31 सीट्स खाली हैं। अनरिजर्व की 11 हैं SC और OBC 5, EWS 4। ऑल इंडिया से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो सीट खाली हैं वो हैं 10 SGRR राम राय मेडिकल कॉलेज में 10 सीटें, HIMS हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जौलीग्रांट में 6, गौतम बुद्धा चिकित्सा महाविद्यालय में 24, कुल मिला के 40 सीटें खाली हैं। सीमा डेंटल कॉलेज में 4, उत्तरांचल डेंटल कॉलेज में 37 सीट्स खाली हैं यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। अब आ जाते हैं डिटेलिंग पे। बड़ी सारी डिटेलिंग है, प्रोसेस क्या है। और तो सबसे पहले डिटेल बात बता रहा हूं। प्रथम द्वितीय चरण की काउंसलिंग के उपरांत प्रवेशित सीटों की सरेंडर, इस्तीफा, निकासी की प्रक्रिया। तो उन बच्चों के लिए जो सीट सरेंडर, विड्रॉल, रिजाइन प्रोसीजर जानना चाहते हैं राउंड 1-2 का, तो नीट यूजी उत्तराखंड केंद्रीय काउंसलिंग के माध्यम से बोर्ड द्वारा आवंटित सीट पर, केंद्रीय उत्तराखंड वाले अपने आप को ही केंद्रीय काउंसलिंग कहते हैं, ये स्टेट काउंसलिंग है तो कंफ्यूज मत होइएगा। स्टेट में ही वो सेंट्रलाइज काउंसलिंग लिखते हैं। अब पता नहीं क्यों लिखते हैं, हर जगह एक ही जगह से होता है, हर जगह एक ही राजधानी या DGME से ही होता है। सेंट्रलाइज लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चला आ रहा है कुछ सालों से। उत्तरांचल केंद्रीकृत काउंसलिंग के माध्यम से बोर्ड द्वारा आवंटित सीट पर प्रथम द्वितीय चरण की काउंसलिंग के माध्यम से संस्थानों में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी प्रवेशित सीट को धरोहर राशि जब्त कराते हुए, यानी सिक्योरिटी को जब्त कराते हुए 14 सितंबर को 5 बजे तक संबंधित संस्थान में उपस्थित होकर, यानी खुद जाके सीट छोड़ सकते हैं। 14 सितंबर के बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा 5 बजे के बाद। तो इसलिए अपनी सारी इंफॉर्मेशन वो hnbumu.ac.in पे इंफॉर्मेशन लेते रहे। तो एक तो छोटा सा पॉइंट ये हो गया। अब आ जाते हैं इंस्ट्रक्शन। ये बड़ा है, इंस्ट्रक्शन को आपको अच्छे से सोचना पड़ेगा क्योंकि ये कुल मिला के 6 पेजेस का है। तो ये डिटेल है इंस्ट्रक्शंस। पहला, तृतीय चरण की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु एलिजिबिलिटी, यानी आपको थर्ड राउंड में काउंसलिंग में प्रतिभाग करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। पहली एलिजिबिलिटी है प्रथम चरण द्वितीय चरण में पंजीकृत ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चरण की काउंसलिंग में कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है। ऐसे अभ्यर्थी जिनको द्वारा प्रथम द्वितीय चरण में आवंटित सीट पर निर्धारित समय में प्रवेश ले लिया गया है और थर्ड राउंड में अपग्रेड करना चाहते हैं, कितनी अच्छी बात हो गई, उनको भी अलाउ है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बोर्ड द्वारा प्रथम द्वितीय चरण की आवंटित सीट में निर्धारित समय के अनुसार प्रवेश ना लिया हो और तीसरे राउंड में वो जाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम द्वितीय में पंजीकरण ना ही कराया हो और थर्ड में आना चाहते हैं, यानी कुल 4 तरीके का। जिन्होंने प्रथम चरण की काउंसलिंग में कोई भी सीट मिली ही नहीं, जिनको मिली और समय के साथ उन्होंने रिजाइन कर दिया, जिन्होंने प्रवेश लिया ही नहीं, तृतीय चरण की वो तीसरे में चाहते हो और यानी पंजीकरण कर लिया बट प्रवेश ही नहीं लिया। चौथा वो है जिन्होंने पंजीकरण ही नहीं कराया। तो इन सभी लोगों को 4 सीधे सीधे मोटे तौर पे लोगों को अलाउ किया जा रहा है। अब आ जाते हैं अगले मुद्दे पे। यदि प्रथम द्वितीय चरण में पंजीकृत हुए अभ्यर्थी तृतीय चरण की प्रथम द्वितीय चरण में पंजीकृत हुए अभ्यर्थी तृतीय चरण की काउंसलिंग की प्रक्रिया में सम्मिलित होने के इच्छुक ना हो और अपनी पूर्ण सीट से संतुष्ट हो, तो उनको थर्ड काउंसलिंग में चॉइस नहीं फिल करना चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए। अब तृतीय चरण में एलिजिबिलिटी किसकी नहीं होगी वो जान लो आप लोग। जो एलिजिबल नहीं होंगे, जिन अभ्यर्थियों द्वारा MCC भारत सरकार द्वारा आयोजित तृतीय चरण की काउंसलिंग के माध्यम से सीट पे निर्धारित समयांतर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर अपना प्रवेश ले लिया गया है, यानी जिन्होंने ऑल इंडिया में सीट ले ली है वो अब एलिजिबिलिटी के लिए अलाउड नहीं है। ये पेज नंबर 6 पे है। जिन्होंने MCC की काउंसलिंग से थर्ड राउंड जो चल रहा है 18 तारीख लास्ट डेट है उसमें एडमिशन ले लिया है, अब वो इसमें एलिजिबल नहीं है स्टेट में। आवेदन प्रक्रिया केवल ऑनलाइन द्वारा, आप समझो जरा। थर्ड राउंड जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो पंजीकरण धनराशि 4500 रुपया देकर ऑनलाइन के प्रणाली के माध्यम से जमा करना उनके लिए अनिवार्य होगा। जिन अभ्यर्थियों के द्वारा पूर्व में काउंसलिंग चरणों में पंजीकरण कराया जा चुका है उनको भी 4500 रुपया देना पड़ेगा। अगर थर्ड राउंड में जा रहे हो सभी बच्चे तो 4500 आपको देना पड़ेगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम द्वितीय चरण की काउंसलिंग में निर्धारित धरोहर धनराशि, यानी धरोहर बोलूं तो मतलब सिक्योरिटी जमा की गई है
और वो तृतीय चरण की काउंसलिंग प्रतिभाग करना चाहते हैं तो उन्हें विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर स्वयं को तृतीय चरण की काउंसलिंग हेतु पंजीकरण करवाकर 4500 रुपये जमा करवानी होगी। ऑनलाइन आवेदन वांछित सूचना पर कर नवीन चॉइस फिलिंग करनी अनिवार्य होगी। ऐसे अभ्यर्थी को 4500 जमा नहीं करना पड़ेगा। एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ। जिन अभ्यर्थियों के द्वारा प्रथम द्वितीय चरण काउंसलिंग में निर्धारित धरोहर राशि जमा की गई है, यदि वो तृतीय चरण की काउंसलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इनमें दोबारा से सिक्योरिटी जमा नहीं करनी पड़ेगी। ये दूसरा पॉइंट है पहले पेज पे। अब सुनो, जिन अभ्यर्थियों के द्वारा प्रथम द्वितीय चरण की काउंसलिंग में धरोहर राशि जमा की गई हो और वो पूर्व में चयनित किए गए कोटे स्टेट ऑल इंडिया मैनेजमेंट के विकल्प में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो तृतीय चरण की काउंसलिंग प्रतिभाग करना चाहते हो तो उन्हें विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर स्वयं को तृतीय चरण की काउंसलिंग हेतु पंजीकरण धनराशि यानी 4500 रुपये जमा करवाते हुए नवीन कोटे के विकल्प का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते हुए चयन करना होगा। तत्पश्चात वे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर वांछित सूचना भरकर नवीन चॉइस फिलिंग करते हुए तृतीय चरण की काउंसलिंग प्रतिभाग कर सकते हैं। ऐसी दशा में यदि अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में जमा की गई धनराशि ज्यादा है तो उन्हें कोई अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा नहीं करनी होगी, और अगर कम है तो उन्हें दोबारा से जमा करनी होगी। मैं इसको समझा देता हूं। आपने प्राइवेट के लिए 2 लाख जमा कर दिया। अब आपको लगा यार अब प्राइवेट नहीं जाऊंगा, अब आप मैनेजमेंट कोटा में हटाना चाहते हैं। आप जो प्राइवेट कॉलेज की कैटेगरी मैनेजमेंट कोटा को हटा के गवर्नमेंट कोटा में जाना चाहते हैं, तो आपने ऑलरेडी 2 लाख जमा कर दिया, अब आपको जमा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने गवर्नमेंट के लिए जमा किया था धरोहर राशि और अब आपको मन किया कि आप चलो प्राइवेट भी ले लेते हैं, लेना है, तो आपको जो रिमेनिंग धनराशि है वो जमा करना पड़ेगा। 4th पॉइंट है, पंजीकरण चरण काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु प्रत्येक इच्छुक एलिजिबल अभ्यर्थियों की निर्धारित समयावधि में पंजीकरण कराने के उपरांत ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भरते हुए समस्त वांछित सूचना भरकर नवीन चॉइस फिलिंग, सबको न्यू चॉइस फिलिंग करनी है, बार बार कह रहे हैं, अन्यथा की दशा में वे तृतीय चरण की काउंसलिंग बोर्ड द्वारा सीट आवंटन हेतु एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। पूर्व के चरणों में आपकी जो चॉइस फिलिंग की जाएगी वो बेकार है, नल एंड वाइड है, दोबारा से भरना पड़ेगा। अब सुनो, यदि कोई इच्छुक व एलिजिबल अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में भरी गई किसी सूचना तथा तृतीय चरण में भरी गई चॉइस फिलिंग में कोई भी परिवर्तन करना चाहता है, तो यानी आप ओबीसी थे, अब सब कैटेगरी में जाना चाहते हैं, फ्रीडम फाइटर, आपका सर्टिफिकेट मिल गया जो नहीं मिल रहा था, बन गया जो नहीं बन रहा था, तो आपको 500 रुपया ऑनलाइन माध्यम से संशोधन पंजीकरण शुल्क के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार का संशोधन केवल चॉइस फिलिंग और अभिलेख अपलोड करने हेतु अभ्यर्थी को प्रत्येक बार 500 रुपया देकर पंजीकरण की निर्धारित तिथियों के दौरान ही पूर्ण रूप से भरना होगा। मेल और दूरभाष से एंटरटेन नहीं किया जाएगा। 6वां पॉइंट है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में भरी किसी चॉइस को विलंबतन 13/9 यानी 13 सितंबर को 4 बजे तक ही परिवर्तन कर सकते हैं, उसके बाद के वाले को फाइनल माना जाएगा। 7वां पॉइंट क्या है, अभ्यर्थी द्वारा संपूर्ण रूप से आवेदन फॉर्म भरने के उपरांत उसका प्रिंट आउट, ये तो बेकार है, मतलब बेकार नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप समझ जाओगे। 8वां पॉइंट है, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में चॉइस भरने के उपरांत उन्हें सर्वप्रथम सेव करना होगा, उसके बाद लॉक करना चाहिए। ये तो क्लियर हो गया। 9वां पॉइंट है, यदि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी द्वारा चॉइस फिलिंग को सेव करने के उपरांत लॉक नहीं किया जाता है तो स्वतः ही लॉक हो जाएगा ऑल इंडिया की तरफ से। लेकिन आपको बताया जाता है सेव करो फिर लॉक कर लो। छोटे हैं, 4-5 कॉलेजेस हैं, तो इसमें कोई इतना ज़्यादा टेंशन है नहीं कि ऊपर नीचे हो जाएगा। एक बार भर दिया, लॉक कर दो। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय चयनित कोटे, राज्य कोटा, ऑल इंडिया, प्राइवेट में ऑल इंडिया लगता है, सरकारी में ऑल इंडिया नहीं है, स्टेट ही है, के आधार पर चयन हुए तो उपलब्ध समस्त सीटों में से अपनी चॉइस के अनुसार प्राथमिकता के क्रम में जितनी भी सीट चाहें, विकल्प सीट मतलब कॉलेज, विकल्प भर सकते हैं। बोला गया है कि आप लोग अपना बॉन्ड वॉन्ड खुद पता कर लो। सीट मैट्रिक्स दे दिया गया है, शुल्क विवरण भी वेबसाइट पे है। सीट अपग्रेड नहीं हुआ तो पहला वाला सुरक्षित रहेगा, लेकिन अब ऐसी दशा में अभ्यर्थी को प्रथम द्वितीय चरण में प्रवेशित सीट को छोड़ने का कोई अधिकार नहीं है।
अगर आप अपग्रेड होता है तो पूरा प्रीवियस वाले सीट पे आपका कोई राइट नहीं होगा। और याद रखो, ये लिखा गया है कि अपग्रेड भरते टाइम केवल उन्हीं संस्थान का विकल्प चयन करें जिसमें वो अपग्रेडेशन चाहते हैं। आपने मान लो श्रीनगर में हो तो आप दून चाहते हो दून ही भरो, हल्द्वानी चाहते हो हल्द्वानी भरो, दोनों चाहते हो दोनों भरो, बट श्रीनगर मत भरो। प्रवेशित सीट छोड़ने का नियम जो है 14 तारीख को 5 बजे तक आप छोड़ सकते हैं। सीट छोड़ने हेतु निर्धारित प्रक्रिया संबंधी सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अलग से अवेलेबल है। उक्त तिथि व समय के उपरांत किसी भी प्रवेशी सीट अभ्यर्थी को सीट छोड़ने की अनुमति नहीं होगी, यानी 14 सितंबर के बाद आप नहीं छोड़ सकते 5 बजे तक। उसके बाद अगले चरण में भी आप प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे अगर सीट नहीं छोड़ा तो। मतलब उसके बाद प्रतिभाग कर सकते हैं लेकिन अपग्रेडेशन में कर सकते हैं, सरेंडर नहीं माना जाएगा। वही बात लिखा हुआ है। तृतीय चरण में आप देखो, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। तृतीय चरण में बोर्ड द्वारा आवंटित सीट पर यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश नहीं लेता है तो उसके द्वारा जमा गया धनराशि को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकानुसार हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा नियमानुसार जब्त कर लिया जाएगा। ऐसे छात्र नियमानुसार नवीन पंजीकरण या धनोरस धनराशि जमा कर आगामी काउंसलिंग चरणों में प्रतिभाग कर सकते हैं। अगर थर्ड राउंड में भी आपको मिला और आपने नहीं किया, एडमिशन लिया, तो फोरफिट हो जाएगा और अगले में आप जा सकते हो। अच्छी बात है। तृतीय चरण में आवंटित सीट पर यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश ले लेता है तो उसे प्रवेशित सीट को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। ऐसी दशा में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकानुसार हेमवती नंदन बहुगुणा नियमानुसार जब्त कर लिया जाएगा। इस चौथा और पांचवा पॉइंट जो है पेज नंबर 4 पे जो आरक्षण के ऊपर है वो ध्यान से सुनिएगा। फिर से बढ़ा रहा हूँ। तृतीय चरण में बोर्ड द्वारा आवंटित सीट पर यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश नहीं लेता है उसके द्वारा जमा कई धरोहर धनराशि को भारत सरकार NMC-MCI द्वारा निर्धारित मानकानुसार HNB यूनिवर्सिटी द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। ऐसे छात्र नियमानुसार नवीन पंजीकरण तथा धरोहर धनराशि जमा कर आगामी काउंसलिंग चरणों यदि कोई है, स्ट्रे तो होता ही है, में प्रतिभाग कर सकते हैं। थोड़ा कंट्राडिक्टरी आ रहा है चौथा पांचवा है। तृतीय चरण में आवंटित सीट पर यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश ले लेता है उसे प्रवेशित सीट छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। ओके, ठीक है, क्लियर कर देता हूं मैं। थर्ड राउंड में अगर आपको सीट मिलती है और तो आप छोड़ सकते हो, आपकी फोरफिट हो जाएगी सिक्योरिटी, छोड़ सकते हो। अगर आपने एडमिशन ले लिया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। क्लियर है? आरक्षण ये कोई खास नहीं है। प्रवेश प्रक्रिया तृतीय चरण की बोर्ड द्वारा आवंटित सीटों पर निर्धारित समयांतर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने संबंधी विस्तृत जानकारी तृतीय चरण की काउंसलिंग के सीट आवंटन सूची निर्गत होने के पश्चात आ जाएगा आपको। और कुछ खास नहीं, इसको पूरा डिटेल एक बार 2 बार पढ़ लेना, बहुत क्लियर कर दिया मैंने। फिर भी क्वाइट ऑब्वियस है कुछ मिस हो जाए उसको मैं अलग से फिर बताऊंगा। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।